धनंजय सर, एक जो अभी आज घोषणा पत्र जारी हुआ है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के बात हो रही थी। जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि और पार्टियों के लिए औपचारिकता हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये विकास का रोड मैप है। और सर, ये जो रोड मैप है, एक तरफ शिवाजी राय साहब ये कह रहे थे कि रोड मैप पहले भी बताया गया था, जिसको बाद में अमित शाह साहब ने चुनावी जुमला बता दिया था। तो इस बार ये जो फोकस करके निकाला गया है, जिसमें कहा जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो, और साथ में जिन चीजों को इंगित करके ये घोषणा पत्र निकाला गया है, तो क्या ये जो घोषणा पत्र है इसको भी चुनावी जुमला समझा जाए, या फिर विकास का वो रोड मैप जिसे जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं? देखिए, एक जो है गीत था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को। तो जब सत्ता में आए थे तो कहा था कि सत्ता में आने से पहले इनका नारा था महंगाई खत्म कर देंगे, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसको दूर कर देंगे। क्या क्या नहीं कहा था, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सब कहा था। लेकिन सत्ता में आए, जब सुख आया तो अडानी अडानी करने लगे। भूल गए वो किसान को, भूल गए मजदूर को। मजदूर को सड़क पे ला दिया, किसान को सड़क पे खड़ा कर दिया। 13 महीना किसान सड़क पे रहा, कई दिन मजदूर सड़क पे रहे। खाली एसी में कौन रहा? हम लोग को तो सड़क पे आना भी बंद कर दिया, डंडा लेकर के स्वागत करती थी पुलिस। तो जो अभी वो ला रहे हैं, इस पर यकीन कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी वो राहुल गांधी के पूरे एजेंडे को फॉलो कर लिया। वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, हर जिले में अस्पताल खोलेंगे, इतना रुपया देंगे इसको, उतना रुपया देंगे उसको। अडानी अडानी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, और कह रहे हैं कि अडानी जी को जो आप पैसा दे रहे हैं हम गरीब जनता को देंगे, हम छोटे उद्योगपति को देंगे। तो उनको लग रहा है कि ये जो जो उन्होंने बनाया था एक भारत का नक्शा, ऐसे भारत का नक्शा जिसमें 1 या 2 उद्योगपति होगा, बाकी जनता 80 करोड़ जो जिस तरह से है 5 किलो अनाज वाली, किसी को 5 किलो अनाज देंगे, किसी को 200 रुपया देंगे, किसी को 500 रुपया देंगे, किसी को कुछ और देंगे। इस तरीके की जनता बनाना चाहते हैं। मतलब जनता का अधिकांश वर्ग जो है इनके सामने हाथ फैलाए खड़ा रहे, यही इनका एजेंडा था। 10 साल में यही पूरा किया उन्होंने। महंगाई चरम पे रही। उसके बाद जो है शिक्षा की हालत ये हुई कि शिक्षा हर जगह जो है महंगी कर दी गई, चाहे वो जेएनयू की शिक्षा हो, चाहे वो एमबीबीएस की शिक्षा हो, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, सारी पढ़ाई को महंगा कर दिया। आप बतलाइए कि जो किसानों की आज बात कर रहे हैं, किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपये, बस 500 रुपये महीने है किसान का सम्मान। इतना कमजोर है किसान का सम्मान? 500 रुपये में कह रहे हैं कि आपका सम्मान 500 रुपये के बराबर है। किसान जो है इस देश का अन्नदाता है, ये साबित हुआ है। 2-4 हजार साल पुरानी बात नहीं है। 60s के दशक को याद कीजिए, भारत में अनाज इतना नहीं उपजता था कि देश के लोग खा सके दोनों टाइम। आप याद कीजिए, जय जवान जय किसान, धनंजय सर, बस एक चीज जोड़ दूं मैं साथ में। सर, किसान सम्मान की जो बात है वो 500 रुपए की नहीं, अब 1,000 का हो जाएगा किसान का सम्मान। आज बोला गया है कि उसको बढ़ा करके 12,000 किया जाएगा। सर, ये 12,000 नहीं, ये 12 लाख कर दे, मैं बोलूंगा वो भी सम्मान नहीं है। आप कौन हो देने वाले? अब बताओ, मेरे घर में कोई कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए और कहे कि मैं आपको जो है ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। अरे मेरा खा रहे हो यार, तुम मेरे घर में रह रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मैं आपको दे रहा हूँ। किसानों किसका देश है ये? बनियों का देश है या किसानों का देश है? अडानी का देश था ये भारत, या किसानों का देश था? मुझे तो यही पढ़ाया गया कि भारत किसानों का देश है, यहाँ की 80% आबादी किसान है। आज किसानों का देश नहीं रहा। किसान जो है भीख मांगने की पोजीशन में, आत्महत्याएं कर रहा है। किसानों को ये 500 रुपये लाइट बना दिया इन्होंने। किसानों के लिए अगर आपको वाकई था तो किसानों के लिए योजनाएं लाते। वो अब देखिए छत्तीसगढ़ में लाया है, 3200 रुपये धान की कीमत दे रहे हैं। आप एमएसपी क्यों नहीं लागू कर देते? बताइए कि कोई भी व्यापारी जो सामान बेचता है वो रेट तय करता है, किसान रेट नहीं तय करता। और किसान ने इस देश को बनाने में कितना योगदान दिया, ये किसी को कहने की जरूरत है? ये कोई नया इतिहास पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे लोग?
आज भी 60% लोग जो है कृषि पे आधारित है। कोरोना काल में जब सब डब्बा हो गए थे तो किसान की वजह से ही जीडीपी हिंदुस्तान में बची रही। लेकिन किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? और मैं कहता हूं कि किसानों का इतना अपमान किया है इन्होंने कि वो जो किसान जो 500 रुपए ले रहे हैं वो कौन किसान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो किसान 500 रुपए ले रहे हैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं। किसान को उसका हक दीजिए। आपको, अब नागरिकों का देश है, आप क्या होते हैं, कौन होते हैं किसी को देने वाले? आप हक की बात कीजिए, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, स्वाभिमान के साथ सड़क पे चलने का अधिकार, ये अधिकार दीजिए। आप क्या दे रहे हैं? कौन अधिकार आप दे रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं दे रहा हूं, ये मैं से बड़ा चिढ़ता हूं। आप कौन हो देने वाले भाई? आप लिखो कि आप जिस जहाज से चल रहे हो वो गरीब किसानों मजदूरों के पैसे से खरीदा गया जहाज है। राहुल गांधी से भी निवेदन करूंगा, जहाज पे जब अगर सरकार उनके बने तो लिखवाएं कि ये जो जहाज जा रहा है जिससे प्रधानमंत्री बैठ के जा रहा है वो भारत के गरीबों का दिया हुए पैसे से बना खरीदा हुआ जहाज। इस देश में जीएसटी हर व्यक्ति दे रहा है। ये 500 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हो, 5000 उससे वसूल रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं सामान्य नागरिक हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अर्थशास्त्रियों से भी ये कौन सा अर्थशास्त्र है? हर तरीके का टैक्स आप वसूलते हैं, कौन सा टैक्स नहीं वसूलते हैं गरीब आदमी से? कोई टैक्स है जो नहीं वसूलते हैं? और आपने देश में ये फैला रखा है, जिसका मीडिया है सबसे बड़ा गुनाहगार, कि ये देश जो है हम इनकम टैक्स देने वालों के पैसे से चल रहा है। कितना इनकम टैक्स देते हो भाई? जितना देते हो उससे 4 गुना चोरी करते हो। इनकम टैक्स देने वाले जो गर्व से कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, आपके इनकम टैक्स से देश नहीं चल रहा है। देश चल रहा है गरीबों के, जो 80 करोड़ जो लोग हैं ना जिनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनके टैक्स से देश चल रहा है। देश के संसाधन से देश चल रहा है। देश में जो ये जो अभी लाया है इन्होंने वन विभाग को लेकर के जो इन्होंने कानून बनाया है, और ये सारी जो इनकी लड़ाई चल रही है कि कैसे अडानी को और दूसरे लोगों को दे दिया जाए जंगल पे अधिकार, वो खान से कोयला निकाले, वो खान से, राहुल बोल रहे थे ना कि कोयले की कीमत कैसे बढ़ाई जाती है। क्या किसको, ये पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है? सब पता है। तो अब बेवकूफ न बनाए। अब ये जो भाषण दे रहे हैं कि ऐसे बटन दबाइए जैसे आप फांसी दे रहे हो, बताइए अब बटन दबाने भी फांसी देने लगे लोग। कौन सा इंसान बना रहे हैं? कौन सा मुहावरा गढ़ रहे हैं? और आप कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। ये फांसी देना कोई अच्छी बात है? कोई सभ्य समाज बोलेगा फांसी देना अच्छी बात? क्या किसी धर्म ने कहा कि फांसी दे दो किसी को? तो मैं कहूंगा कि ये जो है, ये जो कह रहे हैं आज, ये भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। ये साबित हो गया 10 साल। ये रंगा सियार है। ये जो है आपको दाना फेंक करके, वो जो एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, हालांकि वो जातक कथा की कहानी है, कि ये दाना डालते हैं, वहां जाल बिछा देते हैं, आप वहां जाते हो फंस जाते आपको। आप तो सीधे साधे आदमी हो। इस देश के नागरिक आज भी कम पढ़े लिखे हैं, वो सीधी, उनको चालाकी समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि सरकार में है और ये कह रहे हैं तो बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन कितना झूठ बोला गया है ये व्हाट्सएप पे पढ़िए, आपको पता चलेगा इस देश में कितना झूठ बोला गया। अगर झूठ को गिनने लगे कि कितना झूठ बोला गया है तो पता चलेगा कि जो है एक ग्रंथ लिखा जाएगा, एक अलग से ग्रंथ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आम आदमी अब समझ गया है, और राहुल गांधी की भाषा जो है आम आदमी समझ रहा है। उनको एक भरोसा हो रहा है ये आदमी ईमानदारी वाली बात कर रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उनके स्टेट में, जैसे जहां ओम सैनी साहब हैं राजस्थान, वहां इम्प्लीमेंट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तब ये कह रहे हैं बिहार में इम्प्लीमेंट हो चुका है। इनके सामने 3-4 रोल मॉडल है बीजेपी के सामने। एक तमिलनाडु, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा राजस्थान। ये चारों प्रदेश घेर दिया है बीजेपी को। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अब वोट देने को भी फांसी से जोड़ रहा है। कितने क्रूएल हैं आप जी। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि अब इनका खेल जो है आखिरी पड़ाव पे है। अब इनका जो है क्लाइमेक्स भी हो चुका है। क्लाइमेक्स के बाद होता है ना लास्ट में
कैरेक्टर कुछ बोल रहा होता है, वो उनके पाँव छू रहे हैं, उनका फलाना हो रहा है, वो गले लग रहे हैं, दर्शक आधे उठ के चले जाते हैं, आधे खड़े हो जाते हैं, अब कुर्सी पे कोई बैठा नहीं दिखाई पड़ता है, वो स्थिति बिहाइंड आ गई। सीन्स, अब इनके जाने का बिहाइंड टाइम। सीन्स। धनंजय सर, हाँ, अभी चूंकि असम का जिक्र आया है, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उनके कद और अहंकार की बात की थी। हेमंत बिस्व शर्मा साहब को ये बात बड़ी चुभ गई है। उन्होंने अपने ट्विटर पे जो है बाकायदा इसको लेकर के लिखा है कि प्रियंका गांधी के बारे में जो भी लिखा उसके आगे फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने माधवराव सिंधिया पर सवाल उठाया और ये बात जो है तमाम जनमानस को बहुत ठेस पहुंचाने वाली है। सर, कुछ ही अभी 2 ही 4 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे कांग्रेस के दौरान जो है कभी मध्य प्रदेश के लिए कोई काम हुआ ही नहीं, और माधवराव सिंधिया साहब उसी कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, मंत्री थे, सारी चीजें रही। तो जब कोई विकास हुआ ही नहीं था, जब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब सवाल उठा रहे थे माधवराव सिंधिया के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, तो हेमंत बिस्व शर्मा साहब का कोई बयान नहीं आया और तब जनमानस जो है वो आहत नहीं होता है। लेकिन और जब कोई सवाल उठाता है तो ये जनमानस आहत कैसे हो जाता है फिर? जनमानस आहत नहीं होता है, जनमानस तो सब देख रहा है, सब समझ में आ रहा है उसको क्या है। ये सूचना क्रांति का दौर है और मैं कहूँगा जिगर भाई हालांकि उसी मीडियम के व्यक्ति हैं और बीजेपी कांग्रेस में कई ऐसे लोग लाए गए हैं जिगर भाई जैसे जो मीडियम को समझते हैं। ये सोशल मीडिया को समझा नहीं था कांग्रेस में, और वो जो हालांकि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि आरएसएस का एजेंडा क्या है, आरएसएस किस तरह से वर्क करती है, वो पता होना चाहिए था उसको। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने समझा कि ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से काम करना ही काफ़ी है, जनता सब समझ लेती है। जनता सब समझ लेती है, बात सही है, लेकिन जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना पड़ता है। इसलिए जो है प्रसारण मंत्रालय है और इसीलिए विज्ञापन का एक बजट होता है सरकार के पास। तो सोशल मीडिया कितना ताकतवर है ये समझा नहीं था कांग्रेस ने, और झूठ के बरक्स सच को कैसे खड़ा किया जाए ये भी नहीं सोचा था कांग्रेस ने। राहुल गांधी को उसी की सजा भुगतनी पड़ी और देश को भी ये जो 5 साल अभी हम भुगत रहे हैं 2019 के बाद, देश को भी भुगतना पड़ा उसकी वजह से, क्योंकि देश तैयार नहीं था सूचना क्रांति के इस दौर को समझने के लिए। आप देख लीजिए ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मुझे डिजिटल समझ में नहीं आता है, मुझे ये कैसे पेमेंट करते हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से, मुझे समझ में नहीं आता, और जाने दो हमारा बेटा कर लेता है। इस तरह के सोच वाले लोग हमारे देश में ज्यादातर। तो वो जो है सोच को बदलना जरूरी था, और राहुल गांधी ने जब ये समझा कि हम कहाँ चुक रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस पार्टी फिर नए तरीके से खड़ी हो गई। और कांग्रेस पार्टी के खड़े होने की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो भटकाव एक आया था उसको फिर से राहुल गांधी ने कैच किया उसको, कि ये देश चलाना है तो आपको नेहरू और गांधी, या गांधी और नेहरू जो दो नाम हैं उनको पकड़ के चलना पड़ेगा। यही तो किनारे हैं इस देश के। गांधी हैं जो विचार देते हैं, एक किनारा है विचार, बड़ा जरूरी है, और वो विचार अगर हमको सही जगह पहुंचना है तो सही विचार लेके चलना पड़ेगा, छल का विचार नहीं चलेगा। और यही भारतीयता है कि हम विचार से बड़े पवित्र हों। अब उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि विचार को सतह पे कैसे लाएं, उसको आम आदमी से कैसे कनेक्ट करें। तो नेहरू ने उस विचार को कनेक्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाई, और सब जो अभी शिवाजी राय भाई साहब कह रहे थे कि हर स्टेट के डेवलपमेंट का एक अलग मॉडल है, वो एक अलग मॉडल नेहरू ने डेवलप किया। तो भाषा और संस्कृति के नाम पर कहें या कौन सा स्टेट किस जगह पे है, जो गुजरात के लिए मॉडल है वो बिहार के लिए फ्लॉप मॉडल हो जाएगा। बिहार का मॉडल जो है एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल हो सकता है, बिहार का मॉडल जो है, गुजरात का मॉडल अगर एग्रीकल्चर बेस्ड केवल बना देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो वहाँ का मॉडल है तमिलनाडु का मॉडल, वो कश्मीर का मॉडल नहीं हो सकता। कश्मीर का मॉडल अलग है, वहाँ पे जो भूमि सुधार कानून बहुत पहले लागू हो चुका है, हालांकि लागू होना चाहिए पूरे देश में भूमि आधारित जो कानून है उसको सुधार के कानून बनने चाहिए थे। लेकिन खैर, तो राहुल गांधी ने उस बात को समझा, और इस बात को समझा कि इस देश का विकास जो है गरीबों को साथ लेकर के हो सकता है। एक भाई जो है मालपुआ खाए और गांव में जो 3 भाई छूट गया है वो सूखी रोटी भी ना खा पाए, तो न तो ये समरसता बचेगी, न कुछ और बचेगा, न न्याय बचेगा, प्रेम नहीं बचेगा, झगड़ा आ जाएगा। हमारे गांव में मैं झगड़ा देखता हूँ,
कि बड़ा एक भाई जो नौकरी कर रहा है वो तो संपन्न हो गया, जो गांव में छूट गया भाई किन्हीं वजहों से, वो जो है अब उस भाई से चिढ़ने लगा है। हमारे गांव में जाइएगा, खूब झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। जो भाई शहर में रह रहा है वो लौट के आया है कि मुझे ज़मीन दो, मुझे हिस्सा दो। यहाँ का भाई कह रहा है कि तुम जो वहाँ प्रॉपर्टी बनाए हो, बैंक बैलेंस बनाए हो, तुम्हारी बीवी के जो जेवर हैं वो भी हमको दो, उसमें शेयर करो। न्याय तो तभी होगा ना, सामाजिक, राजनैतिक और जो आर्थिक न्याय है। जब तक न्याय को इन तीनों पैमानों से नहीं देखेंगे, तीनों धरातल पे नहीं कसेंगे, तब तक न्याय तो नहीं होगा। तो राहुल गांधी उस न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और सामाजिक न्याय ही है जो देश को सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। और राहुल गांधी ने उस बात को पकड़ा है जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो राजनीतिक न्याय की बात तो सब कर रहे हो कि भाई ये देखिए हमारे इतने विधायक इस समाज से हैं, इतने विधायक इस समाज से हैं। अब बताइए कि ये जो चिराग पासवान हैं, उनको राजनीतिक न्याय से फायदा तो हुआ, लेकिन क्या उस समाज को उस राजनीतिक न्याय से फायदा हुआ क्या, ये तो परखना पड़ेगा। जो नीतीश कुमार परख रहे हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो आर्थिक न्याय में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ। क्या सारे दलितों को वो अधिकार मिले, सारे दलितों की समृद्धि हुई जो चिराग पासवान को मिला, जो मांझी जी के बेटे को मिला वो बाकी मुसहर के बेटे को मिला। ये तो पूछना पड़ेगा सवाल। सामाजिक न्याय का मतलब तो ये केवल नहीं होता है कि कुछ लोग उससे एमपी बन जाए, उससे कुछ लोग विधायक बन जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा लें और वो जाति के नेता कहलाएं, बाकी जाति के लोग वहीं खड़े रह जाए। तो राहुल गांधी को वो समझ में आया है कि नीतीश कुमार जी ने जो मॉडल डेवलप किया है वो मॉडल पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। इसलिए हर जगह सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए बिहार की वो बात राजस्थान जाके भी कर रहे हैं कि जाति सर्वेक्षण कराएंगे। जाति सर्वेक्षण कराएंगे तो पता चलेगा कितने गरीब हैं। वो जाति और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कितने गरीब हैं। तो 33% गरीब हैं। तो देश के सारे गरीबों का एक डाटा तो होना चाहिए। आप 5 किलो अनाज किस आधार पे दे रहे हैं, और जो दे रहे हो वो किसके पास जा रहा है। पता चला 5 किलो अनाज तो दे रहे हो, लेकिन वो जा रहा है उनको जिनकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो उसका डाटा तो लाइए, वो निकालिए तो 80 करोड़ में से कि भाई ये 13 करोड़ ये हैं, चिन्हित तो कीजिए। चिन्हित कैसे करेंगे? जब तक जाति सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक आर्थिक सामाजिक स्तर पर सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक नौकरियों में सर्वेक्षण नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? आपको इल्हाम हो जाता है कि इतने गरीब हैं, उसका आधार क्या है गरीबी का? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज जो कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्वर है, और बीजेपी इसीलिए जो है उस स्वर को अब फॉलो कर रही है। उस स्वर उसके कानों में भी जा रहा है कि अरे यार हमने तो गलती की है, बड़ा सही बात कर रहा है। देखिए सही बात जो है ना, हर किसी को सही लगेगा। आप देर से मानो या जल्दी मानो, आपको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। और सही रास्ता प्रेम का रास्ता है, सही रास्ता गांधी का रास्ता है। गांधी से अलग दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते भटकाव वाले हैं। गांधी का एक रास्ता। आप आज आप इजराइल और फिलिस्तीन को देख लीजिए ना, आज कहाँ है इजराइल, किस जगह पे खड़ा है? कह रहे हैं कि लाखों करोड़ के कर्जे में इजराइल डूब गया। रसिया ने जो झगड़ा किया, झगड़ा से तो कर्ज ही बढ़ेगा ना। दो भाई लड़ेगा तो एक का मर्डर हो जाएगा, एक जो है जेल चला जाएगा, दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब बैठ करके, अब महाभारत तो इतना बड़ा हमारे पास उदाहरण है, छोड़ दीजिए इजराइल क्या कर रहा है, महाभारत के उदाहरण से क्या मिला, किसको क्या मिला? तो मिला ये कि हर तरफ विधवाएं थी। सम्राट अशोक ने भी जब युद्ध लड़ा, कलिंग विजय हुआ, कलिंग विजय के बाद क्या हासिल हुआ अशोक ने कहा कि ये विधवाएं हैं, ये विधवाएं कैसे बनी, इनके कल्याण की बात कैसे करें, और प्रजा कल्याण को उन्होंने अपना जो है नीति बनाया। तो कुल मिलाकर के बात है कि राहुल गांधी, अच्छी बात है कि राहुल गांधी को आपने पप्पू बताया। राहुल गांधी ने इतना संघर्ष किया, संघर्ष के बाद आदमी जो है मजबूत बनता है, समझदार बनता है, और उसको जमीन का पता चलता है। राहुल गांधी को जमीन का पता चला है। मैं एक और निवेदन करूंगा, दोनों हमारे सैनी साहब भी हैं और हमारे जिगर भाई भी हैं। मैंने 1 साल पहले बोला था, राहुल गांधी जब पदयात्रा पे निकले तो उससे 1 साल पहले मैंने बोला था, आपके चैनल पे भी बोला था, 4 PM पे बोला था, हर जगह मैंने बोला था, टीवी लाइव पे भी मैंने बोला था कि राहुल गांधी दिल्ली छोड़े और देश घूमे। राहुल गांधी को एक बार और घूमना चाहिए, एक बार फिर गुजरात से जो असम और मणिपुर जो तय किया था वो जाएं, उनको घूमना चाहिए फिर से एक बार।
क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो कौन लोग हैं वो पहचान राहुल गांधी तभी कर पाएंगे। पहचान अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर वो घेर लेंगे, फिर आप सूरज सूरज जो है घेर लेगा। वो है ना, बादल आ जाता है तो सूरज जो है डूब गया, सूरज नहीं दिखाई पड़ता है। तो राहुल गांधी को बादलों से बचना पड़ेगा, ये बादल ना आए सीधा जमीन पे जाएं, वो बड़ा जरूरी है। और अब मुझे लगता है राहुल गांधी में योग्यता है कि वो बादल को हटा करके वो जनता तक पहुंच सकते हैं। जी।